नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को स्टडी कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने 7 प्रकार के मूलाधिकार बनाए थे। आज की डेट में एक मूलाधिकार उसमें से कम कर दिया गया है, जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से, और 300A में शामिल करके उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स इस समय हैं उसका स्टडी हम लोग क्रमशः करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो पहला फंडामेंटल राइट्स बनता है, राइट टू इक्वेलिटी। समानता का अधिकार। और इसके लिए आर्टिकल बनती है 14 से लेकर के 18 तक। अगर हम 14 की बात करें तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। अगर हम 15 की बात करें, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 की बात करें तो अवसर की समानता है। 17 की बात करें तो अनटचेबिलिटी है, और 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 आर्टिकल का स्टडी करेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं। यहां समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार एक व्यापक अवधारणा रखता है। क्या अवधारणा रखता है? समान अधिकार, समान अवसर। ये लीजिए, ये व्यापक अवधारणा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 इसमें है विधि के समक्ष समानता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसके लिए आर्टिकल 14 है। अगर हम लोग सतही तरीके से देखें तो जैसे लग रहा है किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं की जा रही है। देखिए, विधि के समक्ष समानता यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। इससे व्यापक कुछ हम लोग स्टडी करेंगे भी। यहां पर क्या कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए देखे होंगे पूरे वर्ल्ड में जो न्याय की देवी होती हैं उनकी आंख पर पट्टी बंधी रहती है। एक संकेत है किसके लिए? न्याय के लिए। न्याय, क्योंकि अगर दिखाई देने लगेगा तो शायद वो न्याय ना कर पाए। क्यों? हो सकता है कोई बहुत बड़ा आदमी हो, या हो सकता है कोई बहुत छोटा हो, भेद हो सकता है। इसीलिए आंख पर पट्टी बंधी रहती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो सके। किससे? उस न्याय की देवी से, उस विधि से। तो यहां पर देखेंगे विधि को वरीयता दिया गया है, विधि के समक्ष समानता। लेकिन हम लोग व्यापक अगर अवधारणा करें, इस पर विचार करें, तो कुछ अलग ही मीनिंग निकल के आती है। क्या निकल के आती है? ये तो एक संकीर्ण विचारधारा, वही किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। परंतु आप खुद सोचिए, अगर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे तो क्या न्याय स्थापित होगा? न्याय नहीं, अन्याय स्थापित हो जाए। कैसे? उदाहरण से देखिए। जैसे देखिए, पेपर जो बनाए जाते हैं, एमएससी का अलग पेपर होता है, आईएएस का अलग होता है, पीसीएस का अलग होता है, केजी के बच्चों का अलग होता है। अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो एमएससी मैथ का जो पेपर है वही बच्चों को दे दिया जाएगा। तो क्या न्याय स्थापित होगा? कतई नहीं हो सकता। आप देखे होंगे रोड पर एम्बुलेंस की गाड़ी में हूटर लगा रहता है, पुलिस गाड़ी में हूटर लगा रहता है, फायर ब्रिगेड गाड़ी में हूटर लगा रहता है, यहां तक कि मंत्री आते तो हूटर वाली गाड़ी निकलती है। वहां भेदभाव होता है। आप आगे आगे जा रहे हैं,
पुलिस की गाड़ी पीछे, एम्बुलेंस पीछे, तो क्या आप कहते हैं नहीं हम आगे थे तो आगे रहेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा? ऐसा नहीं कर सकते, भेदभाव तो है वहां। आप देखते भी हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं तभी भेदभाव होता है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तभी भेदभाव होता है, कोई विदेशी अतिथि आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के तभी भेदभाव होता है। हर जगह रास्ता जाम कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। आप जब पुल से गुजरते हैं तो ये देखते होंगे किसी से पैसे लिए जाते हैं, किसी से नहीं लिए जाते हैं। 4 व्हीलर्स जा रहा है तो लिए जाते हैं, बाइक से जा रहा, साइकिल जा रहा, पैदल जा रहा तो नहीं लिए जाते। भेद तो है। और ये भी देखे होंगे एक विशेष रास्ता दिया जाता है पुल से, किसके लिए? एम्बुलेंस के लिए, पैसे नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जाना जरूरी है। अगर पर्ची काटने लगेंगे तब तो हो सकता है पेशेंट मर जाए, न्याय नहीं होगा, अन्याय स्थापित होगा। कहीं आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड गाड़ी जाती है, तुरंत नहीं उसको रास्ता दे दिया जाता है, बिल्कुल नहीं रोका जाता है। पुलिस की गाड़ी बिल्कुल नहीं रोका जाता है। तो जो मंत्री प्रधानमंत्री आते बिल्कुल नहीं रोका जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि समाज में एक न्याय स्थापित हो सके। आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, क्या सबका एक ही रेट रहता है? नहीं, अलग अलग रहता है। सबके साथ समान व्यवहार तो नहीं करते हैं। तो आखिर ये मीनिंग क्या है? अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी मीनिंग कुछ अलग हट करके आती, जो इसी में ही समाहित है। क्या है? यहां पर देखिए कहा गया विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो डोमिनेंट कौन हो रहा है? विधि हो रही है। अब देखिए विधि में क्या है, इसके जो 2 वाक्य निकल के आते हैं। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन। ये देखिए पहला वाक्य निकल के आता है रूल ऑफ लॉ। देखिए मान ले भारत है और यहां पर जब शासन जो हो रहा है किसके द्वारा? विधि के द्वारा, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ये विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं। प्राचीन काल और मध्य काल में व्यक्ति का शासन होता था, राजा का शासन होता था, सामंतों का शासन होता था। देश आजाद हो चुका है, अब विधि के अधीन सब लोग हैं। सबके ऊपर क्या है? विधि। तो यहां पर कई बार सवाल पूछे गए हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी बात यह कि जो विधि का शासन है तो विधि का निर्माण करता कौन है? क्या देवता है, क्या भगवान है, कि कोई और संस्था है? तो याद रखिएगा मानव द्वारा निर्मित विधि की बात की गई है। ये भी सवाल कई बार पूछे गए। तो यह मानव द्वारा निर्मित विधि का शासन होगा, जिसको बोला गया रूल ऑफ लॉ। अब जब रूल ऑफ लॉ में जाते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट मिलता है? देखिए ये कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये तरीके। ये नहीं होता कि सबके साथ समान व्यवहार, नहीं, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, ये मीनिंग है। ये विधि में लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मान लीजिए आप ही हैं, परिवार के आप गार्जियन बन जाते हैं और कंबाइंड फैमिली है। मान लेते हैं कि 10 सदस्य हैं, उसमें संजोग से 20 रोटी बनाई गई और आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, अर्थात हर व्यक्ति को 2-2 रोटी मिलेगी। एक बच्चा भी पैदा हुआ है, आज ही पैदा हुआ है, उसको क्या 2 रोटी खिला देंगे तो मर जाएगा वो? भेद करना पड़ेगा, तभी न्याय स्थापित होगा। बड़े को 2 रोटी देंगे लंबे समय तक तो वो भी मर सकता है। क्यों? 2 रोटी से उसका पेट भरेगा, तो भेद करना पड़ेगा। संरक्षण जरूरी है न्याय के लिए। मान लीजिए 1 लीटर दूध आता है तो बच्चों को हम लोग देते हैं, वरीयता करते हैं, उसको देते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो यहां पर बात कही गई है रूल ऑफ लॉ, उसमें अंतर्निहित मंतव्य है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ये देखिए कंसेप्ट है। दूसरी तरफ आते हैं, एक दूसरा उपवाक्य मिलता है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण।
ये देखिए, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है कि जब तक प्रोटेक्शन नहीं देंगे तब तक न्याय नहीं स्थापित होगा, और जब न्याय नहीं स्थापित होगा तो जो समान अधिकार है, समान अवसर है, वो प्राप्त ही नहीं हो सकता। अगर हम चाहते समान अवसर मिले तो संरक्षण देना पड़ेगा। अच्छा, ये कंसेप्ट आया है यूएसए से, यूएसए अमेरिका से आया है। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। रूल ऑफ प्रोटेक्शन कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया। अब ये देखेंगे प्रोटेक्शन किस प्रकार दिया जाएगा जिससे समाज में न्याय स्थापित हो। ये देखिए, समाज में कुछ लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये क्या अक्षम है, और इनको अवसर कब मिलेगा? जब इनको बूस्ट किया जाए, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, तब इनको समान अवसर मिलेगा, क्योंकि अक्षम है। तो कई तरीके से कोशिश किया जाता है। जैसे ये देखिए, टैक्स जो बड़े बड़े लोग हैं ज्यादा टैक्स लिया जाता है। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मिला दिया जाए तो हर इंसान टैक्स देता है। तो यहां ज्यादा टैक्स लेके इनके ऊपर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और तमाम योजनाओं के माध्यम से भी इनके लिए कल्याण का कार्य किया जाता है, ताकि जो विषमता उसको पाटा जा सके, एक समानता स्थापित किया जा सके। ये देखिए, तो ये जो मीनिंग आ रही है कहीं न कहीं यहां से भी अंतर्निहित है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार नहीं। जब समान लोग साथ समान व्यवहार करेंगे तभी न्याय स्थापित होगा। आप देखते होंगे, एक कटघरे के लोगों का फार्म समान होता है, उसके जो फीस होती है समान होते हैं। दूसरे कटघरे की जो लोग हैं उनका समान है, ऐसे समान होता है। और इतने ही नहीं, मेरिट जो बनाई जाती है एक कटघरे का, वो समान ही रहता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि बहुत पैसे वाला है तो उसका मेरिट कुछ अलग बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, इसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये विधि में ही लिखा गया है। महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाता है, उनकी मेरिट अलग बना दी जाती है, या SC/ST का भी बना दिया जाता है, OBC का बना दिया जाता है। जनरल के भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, वहां बना दिया जाता है सवर्ण गरीबों के लिए। तो ये कैसे संभव है? जब हम उसको अवसर देंगे। तो यहां देखिए, तमाम योजनाओं के माध्यम से और यहाँ टैक्स लगा के उनको कंज्यूम करते हैं तो समानता स्थापित होती है। जब समानता स्थापित होगी तभी न्याय आएगा। और देखिए, समानता स्थापित करने का उद्देश्य भी यहाँ समाहित है। ये देखिए, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार जब एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा तभी प्राप्त होगा। जब यहाँ समानता आ रही, कहते हैं हमेशा बंधुता समानता के साथ ही होती है, विषमता के साथ नहीं। यहाँ समानता लाने का प्रयास है। और यहाँ क्या कहा गया है? समानता का अधिकार। जब समानता का अधिकार आएगा कब संभव होगा? जब अवसर मिले। जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक समानता का भाव आ ही नहीं सकता। तो ये बड़ी व्यापक मीनिंग है। ये इस तरीके से कई बार ये देखे होंगे, एक छोटा सा बच्चा होता है, माँ उसके गोद में ले लेती है, पिता कंधे पर लेके चलते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, 30 साल 35 साल का हो गया, फिर भी वो कंधे पर ही बैठना चाहता है। तो क्या न्याय होगा? नहीं, यहां न्याय नहीं होगा, तब तो अन्याय हो जाएगा, यहां न्याय स्थापित नहीं होगा। तो ये भी ध्यान देना है कि जो एक संरक्षण है ये कितना जरूरी है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि वो न्याय स्थापित हो सके, क्योंकि उद्देश्य ही न्याय, उद्देश्य ही समानता, उद्देश्य ही समान अवसर। समान अवसर के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखिए, उसकी मीनिंग समाहित होती है आर्टिकल 14 का। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 15 के तरफ। जिसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 5 शब्द आए हैं,
5 शब्द आप लोग रट जाइएगा, कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। ये देखिए लिखा है, इसे 5 शब्द, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं कर सकते। अगर गौर करें तो आप देखिएगा कि हर जगह भेदभाव मिलता है, और जब तक भेदभाव नहीं करेंगे तब तक न्याय स्थापित नहीं होगा। परंतु ये भेदभाव कैसा होना चाहिए? जहां भी भेदभाव किया जा रहा है किसके लिए? जस्टिस के लिए, वहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। यानी भेदभाव कैसा होना चाहिए? निगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां देखिएगा, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम चारों तरफ भेद देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? अगर हम धर्म की बात करते हैं तो भारत में कुछ बहुसंख्यक धर्म है, कुछ अल्पसंख्यक धर्म है। अल्पसंख्यक हमेशा सशंकित रहता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया गया है। और सुरक्षा जो देते हैं वो धर्म को आधार बना करके नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक, क्योंकि ये क्या है? अल्पसंख्यक है, इस आधार पर इनको सुरक्षा दिया जाता है। अब आते हैं मूलवंश। इसके आधार भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा, और हमारे देश के ही जो रजवाड़े थे बहुत से उसमें अंग्रेजों का साथ देते थे। अंग्रेजों ने कहा है 1857 में अगर सिंधिया परिवार साथ न दिया होता, सिंधिया राजवाड़ा साथ न दिया होता, तो हम लोग 1857 में ही छोड़ के चले गए होते। वही सिंधिया परिवार आज भी है, वो राजनीति में शामिल है। आप जानते भी अच्छी तरीके से, माधवराव सिंधिया भी इलेक्शन लड़ते रहे, उनके पुत्र जी भी शामिल हो गए हैं, इस पार्टी से उस पार्टी भी जाते रहते हैं, आप भी जानते हैं। तो यहां पर आइए, इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसे राजवाड़ों, ऐसे मूल वंश के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? उसके रीजन है। क्या रीजन है? कि जब देश आजाद हो गया और भारत का संविधान लागू हो गया, तो ये लोग भी भारत का संविधान को मान लिए जैसे हम लोग माने हुए हैं। तो इसलिए मूल वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं जाति। यहां लिखा है जात के आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि हम लोग चारों तरफ देखते हैं जात के आधार भेदभाव है, रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन जात के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि दी ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है, रोका गया है। तो उसका आधार क्या बनाया जाता है? सामाजिक और शैक्षणिक बनाया जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक दिक से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। यहां देखिए कहा गया लिंग के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी महिला पुरुष के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि हम लोग चारों तरफ भेदभाव देखते हैं। महिला स्कूल देखते हैं, आप संविधान में पढ़ लिए कि ये लिंग के आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता, और महिला स्कूल में एडमिशन कराने चले गए। ऐसा लग रहा है आपको, परंतु नहीं हो सकता। महिला की लाइन लगी हुई अलग होती है। अगर बस में देखें तो वहां भी महिला सीट बना दी जाती है अलग से। तो हर जगह भेदभाव देखते हैं महिलाओं का। लेकिन याद रखिएगा, वो मानसिक और शारीरिक उनकी ऐसी भिन्नता होती है कि इसलिए वो अलग कर दिया जाता लाइन। अगर आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति उनकी जैसी हो जाए तो आप भी उन्हीं के लाइन में जाकर लग जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भी अंतर किया जाता है। अगर हम लोग देखें, कई जगह वैकेंसीज में इनके लिए रिजर्वेशन देकर दिया जाता है। क्यों किया जाता है?
क्योंकि उसके अनुकूल ये बेहतर होती हैं। जैसे देखिए प्राइमरी में इनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है। प्राइमरी के बच्चों की या यूं कहिए छोटे बच्चों की परवरिश मेल से बेहतर फीमेल कर लेती है। आप अपने घर में भी देखे होंगे। इस तरीके से रिजर्वेशन उनको दे दिया जाता है। साथ ही एक और उद्देश्य होता है कि जब इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो इनकी सामाजिक स्थिति बेहतर होगी, तो स्त्री पुरुष जो विभेद है, असमानता, उसको काफी हद तक पटा जा सकता है। इसके आधार पर भी रिजर्वेशन दिया है, क्योंकि समाज में काफी क्या है, ये पिछड़ चुकी है, इनको आगे लाना है। अगर हम लोग देखें तो कई बार नर्स की वैकेंसी फीमेल के लिए आती है, मेल के लिए नहीं होती है, या मेल के लिए होती तो कम होती है, तो वहां भी भेदभाव है। क्यों भेदभाव है? क्योंकि सेवा भाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ जो भेदभाव है दैट इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नॉट टू निगेटिव। यहाँ नकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव भेदभाव है, और पॉजिटिव भेदभाव से ही जस्टिस मिलेगा, निगेटिव से नहीं मिलेगा। यह देखिए जन्म स्थान के आधार पर लिखा है भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग जानते हैं जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव दिखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं डाल सकते। तो क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए रोका जाता है। अगर न रोका जाए तो बाहरी लोग आकर के मैक्सिमम सर्विसेज ले लेंगे, और हमारे यहाँ के जो अक्षम हैं वो बेरोजगार रह जाएंगे, समस्याग्रस्त हो रहेंगे। इसलिए बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो कैसे रोका जाता है? डोमिसाइल, निवास स्थान, निवास स्थान के आधार पर रोका जाता है, जन्म स्थान के आधार पर नहीं। इस प्रकार से देखिए संविधान में प्रावधान किया गया है। हाँ, सरकार चाहे अनिवार्य सेवा ले सकती है, लेकिन इस आधार भेदभाव नहीं करेगी। अनिवार्य सेवा क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए चीन हमला बोल दिया भारत के ऊपर, भारत सरकार ने कहा कि अब सेवा देना है। हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं, भले लड़ाई लड़ना नहीं, बंदूक चलाना नहीं जानते, लेकिन सेवा तो दे सकते हैं। कुछ नहीं तो बंदूक, तोप, गोला तमाम पहुंचा सकते हैं बॉर्डर तक, ये भी एक सेवा है। तरह तरह की सेवाएं हो सकती हैं। तो सरकार अनिवार्य सेवा ले सकती है, लेकिन याद रखेंगे ये नहीं कर सकते कि फला धर्म वाले केवल आएंगे और बाकी नहीं आएंगे, फला मूल वंश वाले, फला जाति वाले, ऐसा दूसरे एक प्रदेश वाले आएंगे और प्रदेश वाले, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस आधार भेदभाव, अनिवार्य सेवा लेते समय भी इस आधार भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहां पर जो भेदभाव किया जा रहा है, याद रखिएगा, वो निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। और देखिए कैसे इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट हो जाता है। अब ये हुआ कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहां नहीं किया जाएगा? ये देखिए, जो सार्वजनिक रूप से समर्पित है, जो सार्वजनिक रूप से समर्पित है, वो सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। यहां देखिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी जैसे विद्यालय होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वो भी सरकारी, वहां भेदभाव नहीं होता है। रोडवेज भी होता है, ट्रेन है, वहां भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। ऑफिस है, वहां भी नहीं कर सकते। यानी जहां जहां, अगर हम एयरपोर्ट देखें, जहां जहां सरकारी संस्थान है, याद रखिएगा, वो भी क्या होना चाहिए? सार्वजनिक रूप से समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि सरकारी है और वहीं आप घुस गए, ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक रूप से समर्पित होना चाहिए, और यहां पर इस आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, जो प्राइवेट है, अगर वो सार्वजनिक रूप से समर्पित है तो यहां भी भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए दुकान है, चाय की दुकान है, तो प्राइवेट ही, लेकिन क्या है, सार्वजनिक रूप से वो समर्पित है। क्या वहां भेदभाव हो सकता है इस आधार पर कि तुम फला धर्म के हो, चाय नहीं पिलाऊंगा तुमको, फला जाति के हो? ऐसा तो नहीं है। अगर हम देखें, नदी हो, नदी तो सरकारी है,
पोखरा पोखरी हो, स्विमिंग पूल सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जो भी है, अगर सार्वजनिक से समर्पित है तो उसमें भेदभाव नहीं होगा। होटल है, टाकीज है, सब्जी की दुकानें हैं, कोचिंग संस्थान है, विद्यालय है, बसें भी चलती हैं, अब तो प्राइवेट ट्रेनें भी चलने लगी हैं। तो जहां भी ये प्राइवेट है, अगर वो सार्वजनिक रूप से समर्पित है तो वहां भी भेदभाव इस आधार पर नहीं कर सकते। हैंडपाइप भी कई बार प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होती है, वहां भेदभाव नहीं कर सकते। कुआं भी सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है, वहां भी भेदभाव नहीं। नलकूप सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है, अगर सार्वजनिक से समर्पित है तो भेदभाव नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, लोग प्राइवेट हैंडपाइप दरवाजे पर गड़वा देते हैं, होता तो उन्हीं का है, और बाहर दरवाजे के बाहर होने के कारण बहुत से लोग पानी भरने चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब आपने विरोध नहीं किया तभी तो भर रहे हैं। अगर लोग भर रहे हैं तो आप किसी को इस आधार पर रोक नहीं सकते कि तुम फला जात क्यों तुमको नहीं भरने देंगे, तुम फला धर्म क्यों तुमको नहीं भरने देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो संविधान के अनुसार क्या होगा, ये अपराध होगा। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। और यहां देखेंगे, ये जो आर्टिकल हो जाती है 15 का फर्स्ट हो जाता है, जो 5 शब्द यहां लिखे गए हैं, और ये जो है जो सार्वजनिक रूप से समर्पित है, ये 15 का सेकंड हो जाता है। अगर हम लोग 15 का थर्ड की बात करें तो ये महिलाओं प्लस बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन की व्यवस्था किया गया है। देखे होंगे बस में महिला सीट अलग से व्यवस्था कर दिया जाता है, बच्चों के लिए फ्री कर दिया जाता है, छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा, बड़ा है तो कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। तो विशेष तरीके से उसको प्रोटेक्शन दिया गया है और ये संविधान की तरफ से दिया गया है। एक लाइन पढ़ लिया, किसी का आधार भेदभाव नहीं किया सकता, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जब जाते हैं तो तमाम कंडीशन मिलती है, वो कंडीशन यही सब है। अगर हम लोग 15 का क्लास 4 की बात करें तो ये रिजर्वेशन की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। राज्य सरकार चाहे जो किसी वर्ग के लिए जो पिछड़ गए हैं उनको आरक्षण कर सकती है। सामान्यतः हम लोग देखेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन किया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग आते हैं 15 का क्लास 5, यहां भी एक रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। कहां? शिक्षण संस्थाओं में जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आरक्षण दे करके, उनको शिक्षा दे करके आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, या फीमेल हो, या माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, ताकि उसको मुख्य धारा में लाया जा सके। अगर हम लोग 15 के क्लास 6 की बात करें तो यहां भी एक प्रोटेक्शन है, यहां भी एक आरक्षण है। ये किसके लिए है? सवर्ण गरीबों के लिए, सवर्ण गरीबों के लिए ये भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। ये 10%। आधार क्या बनाया गया है इसका? आर्थिक बनाया गया है। 103वां संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान कर दिया गया। और यहां पर देखा जाए, जो आरक्षण का आधार बनाया गया था, सामाजिक और शैक्षणिक बनाया गया था, जबकि सवर्ण गरीबों के लिए आधार जो बनाया गया वो आर्थिक बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए प्रावधान आता है। तो इसको अगर विधिवत समझ लेते हैं तो बहुत सारे सवाल हल हो जाता है, और मेंस में लिखने की जरूरत पड़ी तो विधिवत करके लिख सकते हैं, और जब ये इंडिकेट कर देंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ, जो वनडे वाले बच्चे हैं वो खास करके इसको याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जैसे 15 ये महत्वपूर्ण हो गया उनके लिए। हाँ, इसमें एक नया जो जुड़ा है इसको देख लेंगे। यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। इधर जो सवाल पूछे जाएंगे यही पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ 103वां जो संविधान संशोधन के द्वारा ये रिजर्वेशन मिला है ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, चाहे तो इसके लिए 60 आप लोग ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे।